अक्सर हम मौलिक अधिकार तो याद रखते हैं पर मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सैकड़ों मीराबाई चानू, सुशीला चानू, बाला देवी और मैरी कॉम जैसे दिग्गज प्रसिद्ध हस्तियों वाला राज्य मणिपुर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं सुभाष वर्मा आपके साथ वैसे तथ्य साझा करने वाला हूँ मणिपुर राज्य से संबंधित जो कि आपको आगामी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का वंस अगेन स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हुए मणिपुर से संबंधित बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि मणिपुर इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट और इस इंडियन यूनियन में मणिपुर एक जो है हमारा स्टेट है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ चुके होंगे, लिख देता हूँ स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिक चीज़ें एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएंगे, एकदम आराम आराम से पैसेंस बना के रखना है। हर एक चीज़ इसी वीडियो के माध्यम से मणिपुर से संबंधित याद कर लेंगे, जो कि जानना हमारे लिए जरूरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर भारतीय मैप जब आप देखते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि मणिपुर कहाँ है। ठीक है, तो इसका रीजन हम देख लेते हैं। ठीक है, मणिपुर का हम रीजन देख लेते हैं। तो जब आप भारतीय मैप देखोगे तो आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पे आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो कि बांग्लादेश के दाहिने साइड वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे कितने टोटल राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे। ठीक है, वैसे तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में हमारा झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी आता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन मणिपुर का रीजन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब यहाँ के सीएम देख लेते हैं। देखिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सबसे पहले मैंने रखा, धीरे धीरे चीज़ें आपको और भी बताई जाएंगी। तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? देखिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, जेपीएससी, जेएसएससी या एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सीएम हो जाएंगे वो हो जाएंगे एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है। इनके बारे में थोड़ा सा एडिशनली हम और जान लेते हैं कि यह यहाँ के 12वें सीएम है। ठीक है, 12th सीएम ऑफ मणिपुर। तो यह यहाँ के 12वें सीएम है। और एक और चीज़ एडिशनली जान लीजिए कि यह यहाँ के मतलब यहाँ के जो सीएम है यह 2017 से। ठीक है, 2017 से यहाँ के सीएम है। और मैं एडिशनली आपको अगर इनके बारे में बता दूं तो एक चीज़ आप याद रखिए कि यह जो है एन बीरेन सिंह, यह 2017 से ही बीजेपी पार्टी में, कभी कभी क्या होता है पॉलिटिशियन का पार्टी पूछ दिया जाता है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह 2017 से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2017 से मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मणिपुर के और उस वक्त से 2017 से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए। लेकिन उससे पहले यह 2004 से लेकर 2016 तक, मैं लिख देता हूँ यहाँ, 2004 से लेकर 2016 तक जो थे ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और उससे पहले 2002 से लेके 2004 तक, 2002 से लेके 4 तक ये वहाँ की लोकल पार्टी है आरपीपी। ठीक है, उससे जुड़े हुए थे। तो इतना याद रखना है। और उससे पहले की अगर इनके जीवन की बात करें तो उससे पहले ये जर्नलिस्ट थे, फुटबॉलर थे। तो ये सब चीज़ें भी इनके जीवन से संबंधित है, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि 12वें सीएम ऑफ मणिपुर एंड 2017 से या वहाँ के सीएम, इतना काफ़ी है। आगे हम यहाँ के गवर्नर के बारे में अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल मणिपुर के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो यहाँ की जो राज्यपाल है मणिपुर के वह है अनुसुईया। ठीक है, महिला राज्यपाल है अनुसुईया यूके। ये नाम आपको याद रखना है, अनुसुईया यूके। अब इनके बारे में कुछ हम अगर एडिशनली जान ले, थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह 12 फरवरी 2023 से जो है, लिख देता हूँ 12 फरवरी 2023 से जो है ये यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? मणिपुर के। उससे पहले यह छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल थी। और इनका जो घर है थोड़ा मैं लिख ही देता हूँ, यह मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में राज्यपाल है ये 12 फरवरी 2023 से। उससे पहले यह छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी। और इनका जो घर है वह एमपी है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती। क्योंकि कभी कभी पूछ दिया, जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू है उनका घर पूछ दिया जाता है, तो उसी तरह अगर इनका भी पूछ दिया जाए तो इनका घर जो है मध्य प्रदेश है। इतना आप याद रखिएगा, इतना काफ़ी है इनके बारे में। नेक्स्ट चलिए अब हम इसका कैपिटल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल यानी कि राजधानी। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा इम्फाल। मैं लिख देता हूँ इम्फाल जो हो जाएगा मणिपुर राज्य का राजधानी हो जाएगा। और एडिशनली इम्फाल के बारे में आप याद रखिए
कि इम्फाल जो है यह लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ मणिपुर। मणिपुर का यह सबसे लार्जेस्ट सिटी है। तो इतना आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं कि मणिपुर जो हमारा राज्य है इसका गठन क्या है। गठन से संबंधित काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं ऐसे। 21 जनवरी, यहाँ से अब देखते जाइए, पीछे हम कहानी में जाएंगे। 21 जनवरी 1972 को इसका जो है गठन हो गया था। गठन जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ था, मतलब जिस एक्ट के थ्रू हुआ था वो मैं लिख देता हूँ। तो वो एक्ट था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। इस एक्ट के तहत जो है 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ। उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट, उससे पहले यह यूटी था, उससे पहले यह यूनियन टेरिटरी था। अगर हम उसको डिटेल में जाए तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1949 को इंडिया यूनियन में मिला था ये, और 1956 से 1972 तक यह मतलब यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। अगर मैं लिख दूँ तो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर 1949 को यह जो था इंडियन, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिखने का मेरा अभी आदत नहीं बना इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पढ़ाने के दौरान। 15 अक्टूबर 1949 को इंडियन यूनियन में मिला, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, एज इट इज़ आप उतार लीजिएगा। एवं 1956 से 1972 तक, ठीक है, 1956 से 1972 तक क्या था, यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश रहा, ठीक है, यूटी रहा। इतना अब क्लियर हो गया। अगर इससे भी पहले आप इसका इतिहास जानना चाहोगे तो इससे पहले यह एक प्रिंसली स्टेट था, किंगडम ऑफ मणिपुर था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के अधीन था। तो इतना आप याद रख सकते हैं, लिख देता हूँ, ठीक है। जब बहुत सारे प्रिंसली, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कितने प्रिंसली स्टेट जो था वह मिलाया गया था पटेल दा के द्वारा, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट था उससे पहले। उससे भी पहले अगर चले जाएँ तो किंगडम, यहाँ पे जो किंगडम राज करती थी वह था किंगडम ऑफ मणिपुर, ठीक है। लेकिन इतना आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट यह था, ठीक है, कि पहले यूटी था और कब यह इसका गठन हुआ और इस एक्ट के तहत गठन हुआ, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। इतना मैं डिटेल में इसलिए बता दूं ताकि आपको रुचि आए, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे, चीज़ों को आप रिलेट करके, मतलब कहानी क्या होता है, इतिहास के मदद से अगर आपको कोई चीज़ें पढ़ाई जाए तो आपको चीज़ें याद रह जाती है। अब आइए इसका हम क्षेत्रफल देख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा 22,327 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यह राज्य का 23वां, ठीक है, राज्य का 23वां लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। इतना बस इतना ही याद रखना है कि 22,327 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, यह 23वें स्थान पे है, ठीक है, एरिया बाय। पॉपुलेशन बाय भी देख लेते हैं। तो जनसंख्या यहाँ का देख लेते हैं। यहाँ का आपका जनसंख्या हो जाएगा 28,55,794 होगा, 794, हाँ, 28,55,794 होगा। और पॉपुलेशन के हिसाब से यह हो जाएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये मतलब 23वें स्थान पे, और एरिया के हिसाब से भी 23वें स्थान पे, और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है पॉपुलेशन ये, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। डेंसिटी भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो आप डेंसिटी देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन चलिए ठीक है, घनत्व भी देख ही लेते हैं। तो घनत्व इसका हो जाएगा 130 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं आपको 115 भी मिलेगा, लिख लीजिए। अगर ऑप्शन में 115 और 130 ना हो तो 115 के साथ जाइएगा, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं अर्बन इनका जो पॉपुलेशन है और रूरल पॉपुलेशन, इससे अंदाज़ा लगता है कि उस राज्य में क्या स्थिति है लोगों का। तो यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है दोस्तों वह 30.21% है, और जो रूरल है, जो गांव में लोग रहते हैं, वह 69.79% जो लोग हैं गांव में रहते हैं। तो यह काफ़ी डिफरेंस है। केरला में ऐसा नहीं था, केरला में काफ़ी लोग शहर में रह रहे थे। अगर यहाँ के मतलब जो मेजर पॉपुलेशन है यहाँ का, यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें जो मेजर जो पार्ट है, जो लोग मतलब साझा करते हैं,
वो हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पॉपुलेशन में जो मेजर रोल है किन लोगों का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले 3 लोगों के यहाँ काफ़ी मेजर रोल है। सबसे पहले है मेती लोग, ठीक है, MEITEI, ठीक है, मेती समुदाय है, ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पे मेती पीपुल। इनका जो जनसंख्या है 53% है। उसके बाद नागा है, ठीक है, नागा लोगों की संख्या यहाँ पे 24% है। और उसके बाद है कुकी, ठीक है, कुकी ट्राइब, इनकी संख्या 16% है, ठीक है। ये दोनों ऑलरेडी एसटी में आते हैं, ये एसटी में नहीं आते। एसटी में आने के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ज़मीनें कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और मतलब ऐसा है इनका बारे में अगर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूं तो ऐसा है कि इनका ये जनसंख्या 53% शेयर करते हैं राज्य का, लेकिन रहने के लिए इनका जो राज्य का 10% ज़मीन ही इसके पास है। 90% जो ज़मीन है वह नागा, कुकी और अदर जो ट्राइब है उनके पास है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, तो लड़ाई हमेशा ज़मीन और रोज़गार की होती है जहाँ भी होती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, हर लड़ाई का जड़ कहीं ना कहीं इससे जुड़ा होता है। खैर वो बात की बात है। अब इसके वजह से न्यूज़ में आ गया है मणिपुर, तो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को भी इसीलिए उसी मकसद से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा अगर हम मेजर रिलीजन की अगर बात कर ले, अगर हम यहाँ का देख लिए लोग, तो मेजर रिलीजन भी देख ही लेते हैं। हालांकि पूछा ना जाएगा, लेकिन आपको इस जगह को समझने में आपके लिए मददगार होगा। तो यहाँ पे मेजर रिलीजन जो दोस्तों हिंदू लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ठीक है। जो मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं ट्राइबल लोग हैं वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं यहाँ पे, इतना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं सिंबल ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के हम सिंबल्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बना लेते हैं सिंबल्स या फिर ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। सिंबल्स देख लेते हैं मणिपुर का, मणिपुर, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि मणिपुर में जैसे ऑफिशियल बर्ड क्या हो गया, ऑफिशियल सॉन्ग क्या हो गया, एम्बलम क्या हो गया, स्क्रिप्ट क्या हो गया, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वह एम्बलम ही होगा, ठीक है। तो एम्बलम तो यहाँ मैं बना नहीं सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूंगा एडिटिंग के दौरान, ठीक है। अब हम इसका जो है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज देख लेते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो यहाँ का जो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट हो जाएगा ऑफिशियल, वो हो जाएगा मेती, MEITEI। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब क्या जो मेती लैंग्वेज है उसी को मणिपुरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। मैं थोड़ा नोट के तौर पे लिख देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जो मेती लोग का लैंग्वेज है ये कॉमन लैंग्वेज है मणिपुर का, ठीक है, ट्रेडिंग लैंग्वेज है। और इसी लैंग्वेज को जो है मणिपुरी लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है। और यही मणिपुरी जो लैंग्वेज है, ये सबसे पहले तो आप जानिए कि ये जो मणिपुरी लैंग्वेज है ये तैबेतो बर्मन, ठीक है, तैबेतो बर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। और कहाँ की, तो इसको भी आप लिख लीजिए, नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इतना चीज़ें आप याद रखें। लेकिन इससे संबंधित इंटरेस्टिंग चीज़ें यह नहीं है, इससे संबंधित इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि यह जो मणिपुरी मेती लैंग्वेज है, जिसको मणिपुरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है और मणिपुर का ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है, जो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज होता है, ट्रेडिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के में जो 71वां, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, भारतीय संविधान में 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दोस्तों कोंकणी नेपाली, और कोंकणी नेपाली के साथ साथ मणिपुरी भाषा को भी जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 1992 में 3 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची भी लिख देता हूँ, ठीक है, 8th शेड्यूल में अनुसूची देखिए 8वीं अनुसूची में जो है टोटल अभी कितना भाषा है, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज अभी 22 है, ठीक है। तो उसी में जो है 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो याद रखें कि वो जो लैंग्वेज जोड़ा गया था मणिपुरी, वही लैंग्वेज इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट है। तो इतने चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दो कि एक झारखंड के भी हमारी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, वह किस वर्ष जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का ऑफिशियल सॉन्ग, यह चीज़ें आप जान गए। यहाँ का हम ऑफिशियल सॉन्ग देख लेते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, लिख देता हूँ, साना, SAN स्पेलिंग देख लीजिए ताकि आपको अगर वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ,
SANALIE सैनालबक मणिपुर। देखिए ये तो गाना के बोल है, सॉन्ग के बोल हैं, जिसका मतलब होता है मणिपुर द लैंड ऑफ गॉड। ठीक है, अगर इसका मीनिंग का बात करें तो लिख देता हूँ मणिपुर द लैंड ऑफ गॉड। लेकिन आप जब मणिपुर शब्द को संस्कृत के अकॉर्डिंग संधि विच्छेद करोगे, मणि और जोड़पुर, तो इसका मतलब हो जाता है इसका मतलब होता है कि द लैंड ऑफ ज्वेल्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बर्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ के जो स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड जो है, स्टेट बर्ड ऑफ मणिपुर। तो स्टेट बर्ड ऑफ मणिपुर एक तीतर है। ठीक है, लेकिन इनका ऑफिशियल तीतर है, मतलब कि मैं लिख ही देता हूँ, NON, नॉन्जिन बोला जाता है। यहाँ पे यहाँ का जो ऑफिशियल वर्ड है नॉन्जिन है, लेकिन अगर झारखंडियों के हिसाब से अगर उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि तीतर है। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल नाम है इसे बोला जाता है मिसेस ह्यूम्स फिजेंट। ठीक है, जिसका मतलब अगेन इसका मतलब तीतर ही होता है। ठीक है, तो आप तीतर के तौर पे इसको याद रख सकते हैं, लेकिन नॉन्जिन आपको लिखना पड़ेगा। तो हो सके तो आप तीतर भूल ही जाइए, नॉन्जिन याद रखिए। स्टेट बर्ड ऑफ मणिपुर। फिश भी है इनका, फिश है पेंगबा जो है इनका फिश है। तो आप बस इतना ही इसके बारे में याद रखिए, ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। यहाँ फ्लावर देख लेते हैं। ठीक है, फ्लावर, यहाँ का स्टेट फ्लावर क्या हो जाएगा, कुमुदनी। लेकिन कुमुदनी आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझने के लिए लिख देता हूँ कि ये कुमुदनी है। लेकिन अगर डिटेल में इसको जाने तो यहाँ पे जो इनका जो कुमुदनी है फ्लावर जो इनका स्टेट फ्लावर है वह मेनली सिरुई है। मतलब सिरुई एक करके गांव है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, SHIRUI। ठीक है, एक इन लोगों का गांव है सिरोई या सिरोई करके। ठीक है, सिरोई करके एक इनका गांव है, और वहाँ पे एक लिली जो पाया जाता है, वही लिली इनका जो है स्टेट ऑफिशियल स्टेट फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ इनका मतलब इनका अगर आपको फ्लावर पूछे तो सिरोई लिली लिखना है। और इनके बारे में अगर हम डिटेल में बोले तो एक उनका एक गाँव है। ठीक है, SHI, एक सेकेंड, बहुत मिस्टेक होता है जी इसमें, SHIROI या SHIROI। ठीक है, ये है इनका एक गांव। ठीक है, और एक गांव कहाँ है मैं डिटेल नहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इनका एक डिस्ट्रिक्ट है उखरुल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उखरुल डिस्ट्रिक्ट है इनका, वहीं का एक गांव है सिरोय। ठीक है, और वहाँ पे पाया जाता है जो कुमुदनी लिली, वह इनका जो ऑफिशियल हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है सिरोय लिली। ठीक है, बस इतना याद रखिए, बाकी चीज़ भूल जाइए। मैं आपको समझने के लिए बता दें, ताकि मतलब डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, ताकि आपको आगे चल के वो चीज़ें काम आएंगे ही, और आपको समझने में आसानी होता है, इंटरेस्ट बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनका पशु। ठीक है, स्टेट एनिमल के बारे में देख लेते हैं। तो इनका स्टेट एनिमल हो जाएगा संगाई। ठीक है, इनका स्टेट एनिमल संगाई हो जाए। और यह एक हिरन का ही प्रकार है। ठीक है, एक प्रकार का हिरन है, लेकिन यह हिरन जो है, इसके बारे में खास बात यह है कि यह हिरन जो है, ठीक है, एक प्रकार का हिरन ही है। और यह हिरन, यह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ पाया जाता है कहाँ, मणिपुर में ही। अरे यार, मणिपुर। ठीक है, यह हिरन सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। इतना आपको याद हो गया। इसके बारे में और मैं डिटेल बताता हूँ, ताकि आप इसको भूलें नहीं। यह कैबुल लैमजो नेशनल पार्क में मिलते हैं, और जो कि लोकटल लेक में। देखिए अभी यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। सबसे पहले तो आप कैबुल लैमजो नेशनल पार्क एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। यह पार्क कहाँ है, मणिपुर में। अब क्या है, इस पार्क को आपने दिमाग में बैठा लिया। अब यह जो पार्क है कहाँ है, तो यह है लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा मैं। यह लोकटक लेक में, लोकटक लेक के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, यह जो नेशनल पार्क है वह लोकटक झील के दक्षिणी भाग में है। अब लोकटक झील क्या है भाई, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मणिपुर के बारे में अगर कुछ सामान्य चीज़ें मतलब बोले कि 2-4 चीज़ें याद रखनी है, मुख्यमंत्री
के बाद तो आपको लोकटक झील याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे अलग से 2-4 पॉइंट बना लेते हैं। तो लोकटक झील यह दोस्तों साउथ एशिया का दोस्तों या लार्जेस्ट फ्रेश लिख देता हूँ, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ एशिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, पूरे साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है यह, ठीक है। और ये कहाँ है, यह कहाँ है, मणिपुर में है। मणिपुर में कहाँ है, मोइरंग मणिपुर में इसका लोकेशन है, मोइरंग मणिपुर में है। अगर हम इम्फाल से इसकी दूरी बताएं तो 48 किलोमीटर अवे फ्रॉम इम्फाल। इम्फाल क्या है, राजधानी है, ठीक है, मणिपुर का। वहाँ से इतना दूर है, इतना आपको याद रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, लोकटक झील के बारे में, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि भारत का जो पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग स्कूल था इसी झील में बना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लें, भारत का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग, ठीक है। झारखंड में एक डैम पे फ्लोटिंग सोलर प्लेट बैठा गया है, बहुत इससे क्वेश्चन बने, ठीक है। तो उसी तरह पूरे भारत का दोस्तों पहला जो फ्लोटिंग स्कूल है वह लोकटक झील पे बनाया गया है, जो कि कहाँ है, मोइरंग मणिपुर में, ठीक है। इसी झील पे है, इसी झील पे है। यह आपको इम्पोर्टेंट तौर पे याद रखना है। अब यह तो हो गए कुछ बेसिक चीज़ें। अब चलिए हम थोड़ा सा पॉलिटी देख लेते हैं दोस्तों मणिपुर का। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एज ए स्टूडेंट, उसी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कैपिटल, तो आप देख चुके हैं कि यहाँ का कैपिटल क्या है, यहाँ का कैपिटल इम्फाल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कितना है, यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, मतलब कि विधानमंडल या विधानसभा, ठीक है, लिख देता हूँ विधानसभा। यहाँ का विधानसभा जो है यूनिकैमरल है, मतलब कि विधानसभा लिखना गलत होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राज्य विधानमंडल के तौर पे आप समझ सकते हैं। राज्य विधान मंडल जो है यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल मतलब क्या होता है, एक सदनीय, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, जो यहाँ का विधानसभा है, ठीक है, असेंबली है जो ये, इसका नाम है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। यह लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगा, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है, मणिपुर विधानसभा। लेकिन हाँ, इसका आपको सीट याद रखना है, ठीक है। तो आप मणिपुर सीट आपको याद रखना है दोस्तों। मणिपुर विधानसभा सीट में क्या है, कितना सीट है, मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं। अब अगर आप मणिपुर विधानसभा की सीट याद कर लिए हैं तो राज्यसभा और लोकसभा सीट भी याद रखें, ठीक है। तो राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट कहाँ का, मणिपुर का। तो राज्यसभा में 1 है और लोकसभा में 2 है। अच्छा, एक चीज़ और मैं एडिशनली बता दूं कि जो 60 सीट है ना मणिपुर विधानसभा में, इसमें देखिए एसटी एंड एससी के लिए तो रिजर्व होते हैं, जैसे झारखंड में भी रिजर्व है। झारखंड में कितना कितना बताइए। तो यहाँ पे जो एसटी के लिए 19 सीट रिजर्व है 60 में से, और एससी के लिए मात्र 1 सीट रिजर्व है, ठीक है, बाकी अनरिजर्व है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भी रिजर्व सीटों का प्रावधान अच्छा खासा है। अगर हाई कोर्ट की बात करें, यह भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट की बात करें तो नाम है मणिपुर हाई कोर्ट, जैसे कि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसी तरह, ठीक है। अब यहाँ का थोड़ा सा इकनॉमी देख लेते हैं हम शॉर्ट में, या पॉलिटी से काफ़ी इतनी चीज़ें काफ़ी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इकनॉमी देख लेते हैं, सब शॉर्ट में देखेंगे, जो चीज़ें एकदम पूछी जा सकती है उतने ही चीज़ें हमको ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमको लगता है कि 20 मिनट का बन चुका है। तो देखिए यहाँ की इकनॉमी जो है मेनली वह भोजन, मतलब यहाँ बांस पे बहुत डिपेंडेड है, यहाँ की इकनॉमी बम्बू पे बहुत डिपेंडेड है यहाँ की इकनॉमी भी, और यहाँ की भोजन भी, आपको बांस काफ़ी देखने को मिलेगा। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है, बांस याद रखिएगा। यहाँ का जीडीपी देख लेते हैं। यहाँ का जीडीपी अगर 2018-19 के अकॉर्डिंग बात करें तो था 0.31 लाख करोड़ रुपया, ठीक है, और यह 28वां, ठीक है, जीडीपी के हिसाब से 28वें स्थान पे है।
पर कैपिटा इनकम भी लिख देता हूँ मैं। पर कैपिटा अगर इनकम की हम बात करें, पर कैपिटा इनकम ऑफ मणिपुर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 75 रुपया का साइन तो पहले देना होगा। 75,226 रुपया पर कैपिटा इनकम है और इसके हिसाब से 27वें स्थान पे है भारत में। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें, ठीक है, जो कि 2018 वाला था, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 15वें स्थान पे है। इनका जो रैंक है 15वां है। इतना काफ़ी है। थोड़ा सा लिटरेसी और लिंगानुपात भी देख लेते हैं इकोनॉमी में ही, क्योंकि उससे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं इकोनॉमी। तो यहाँ की जो है लिटरेसी यानी कि हिंदी में कहें तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी साक्षरता दर है, 76.94% और इसके हिसाब से 18वें स्थान पे है। और यह जो मतलब जो साक्षरता दर है यह 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, तो याद रखिएगा। उसके हिसाब से 76.94% है और इसके हिसाब से 18वां। लेकिन कहीं कहीं आपको जो है इनका ना लिटरेसी कहीं कहीं 85.4% भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक यह है 76.94, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। लिंगानुपात की अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, ठीक है, लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 985, 1000 पे 985 लड़के, ठीक है। और यह भी 2011 के अनुसार है, ठीक है। जनसंख्या करवाना चाहिए, अब जनगणना करवाना चाहिए, पता नहीं सरकार क्यों नहीं करवा, लेकिन जनगणना कराना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। शॉर्ट में थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में अब देख ही लेते हैं। कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो गया तो, लेकिन पैसेंस बना के थोड़ा सा देखना है। आप वीडियो को 2x में देख लीजिएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड 94, देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की बात करें, 23 डिग्री 83 मिनट नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 68 मिनट नॉर्थ है इसका लैटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड है 93 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से लेकर 94 डिग्री 78 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसका बॉर्डर की बात कर ले, स्टेट बॉर्डर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ का, ठीक है। स्टेट बॉर्डर, अगर हम स्टेट बॉर्डर की बात करें तो किसी का भी जो होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देखा जाता है, ठीक है। ऊपर में आप सभी अगर मैप आप पढ़ते तो आप सभी जानते हैं कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके ईस्ट में क्या हो दोस्तों, अगर आप मैप को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैप देखिएगा तो आप गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा मैप को आपको कर्व तौर पे देखना होगा। तो इसके ईस्ट में हो जाता है, ईस्ट में यह इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है किसके साथ, तो म्यांमार के साथ, ठीक है, जो जिसका नाम पहले बर्मा था, ठीक है। तो बर्मा के साथ म्यांमार के साथ ये ईस्ट बाउंड्री बनाता है। नॉर्थ में इसके जो है नागालैंड है, नॉर्थ में नागालैंड हो जाएगा, साउथ में इसके हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, और वेस्ट में हो जाएगा असम, ठीक है। आपको कंफ्यूज ना होना, आप अगर मैप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसके नॉर्थ में है असम, लेकिन नहीं, आपको ध्यानपूर्वक दिखना है, इसका वेस्ट में असम है क्योंकि इधर तक है। नॉर्थ में इसका नागालैंड है, ईस्ट में म्यांमार है और साउथ में मिजोरम है, ठीक है। इतने बातें आपको इसके ज्योग्राफी से संबंधित याद रखनी थी। अब आइए थोड़ा सा हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं ज्योग्राफी में ही, थोड़ा सा नदी पहाड़ के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो मणिपुर की जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, मणिपुर की सबसे बड़ी नदी, मणिपुर की अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो हो जाएगा बराक नदी, ठीक है। हमारे यहाँ भी इससे मिलता जुलता एक नदी है बराकर, आपको याद होगा, तो उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि मणिपुर की जो सबसे बड़ी नदी है वह बराक नदी है। राज्य में 4 प्रमुख नदी बेसिन है, इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिए, ठीक है, काम देगा आपको ज्योग्राफी समझने में मणिपुर का, ठीक है। राज्य में जब आप लेक पढ़ोगे ना यहाँ का तो आपको समझ में आएगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो नदी बेसिन बनाते हैं पर सारे पहाड़ों से जो निकलते हैं। तो यहाँ पे इनका मुख्य तौर पे राज्य में 4 प्रमुख जो हैं नदी बेसिन है, ठीक है। चारों का अगर हम नाम लिखें तो पहला यही बराक वाले हैं, ठीक है, इनका आप सब्सिडरी रिवर भी देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मणिपुरी
ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा यू करके एक नदी है, चौथा लान्य करके एक नदी है, लान्य है, ठीक है। तो ये 4 नदी मतलब यहाँ पे जो है बेसिन है। सॉरी दोस्तों, मैंने वीडियो में 2 बार खांस दिया है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग टाइम इसको मेरे खांसी को हटा दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ की बना लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है गर्मियों के दिन में, ठीक है। और गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा जो देखिए, सबसे पहले ऐसे समझिए, ठीक है, कि सबसे यहाँ जो वार्मेस्ट है, वार्मेस्ट मंथ क्या है, जुलाई है। और यहाँ का अगर हम कोल्डेस्ट मंथ की बात करें, कोल्डेस्ट मंथ, यहाँ पे भी वार्मेस्ट मंथ, ठीक है। तो कोल्डेस्ट मंथ यहाँ का जनवरी है और वार्मेस्ट मंथ जुलाई है। अब सबसे जुलाई में भी देखिए सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का रहा है, ठीक है, मैक्सिमम अगर हम यहाँ का टेम्परेचर की बात करें, सब चीज़ें उस जगह को समझने में मदद करती हैं, इसलिए ये चीज़ें समझनी चाहिए। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ जो होता है गर्मी दिन में वह 32 डिग्री सेल्सियस होता है, सोचिए। अगर फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो 90 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम नदी देख लेते थे, अगर नदी देखे तो मुझे याद आ गया, यहाँ का एक फेमस वाटरफॉल है, ठीक है। ब्लॉगिंग में आप देखते होंगे, शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि झारखंड में भी तो वाटरफॉल का अच्छा रोल है। एक यहाँ का फेमस वाटरफॉल है साधु चीरू, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ का वाटरफॉल है। और एक्स्ट्रा नॉलेज में मैं कहूँ, क्योंकि वीडियो अब खत्म हो रहा है, मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूँ। एक एक्स्ट्रा नॉलेज में मैं आपको बता दूँ जो यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि लोकटक झील के बारे में बताया, उसी तरह तो जो मणिपुरी डांस है ना, देखिए भारत में, देखिए सबसे पहले लिख देता हूँ, भारत में जो है ना 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। भारत में 8 क्लासिकल डांस है, और उसमें जो है ना यहाँ पे, उसमें जो एक है वह मणिपुरी भी है, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी जो डांस है तो भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अब आपको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ, जिसका उत्तर जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो आज का प्रश्न आपके समझ आएगा, क्या मैं दे दूँ, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं देता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला उसी से संबंधित देता हूँ, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल है, ठीक है। ये मेरा बाइलिंगुअल सब्जेक्ट आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको, कर्नाटका की राजधानी, ठीक है, कर्नाटका की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है दोस्तों कि क्या है। मैं आपको ऑप्शन आपके समझ दे देता हूँ। तो आपके समझ ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पीला से ही लिखता हूँ जी, वह ज़्यादा पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए आपको मैं चेन्नई देता हूँ, ठीक है, कि कर्नाटका की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये दे देता हूँ, है नहीं मतलब मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या बना लूँ, ऑप्शन नंबर बी अमरावती बना लेता हूँ, क्योंकि ये आपको रटवाना है, क्योंकि आपको अमरावती के बारे में भी याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बेंगलुरु बना देते हैं, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। एक सेकेंड, बेंगलुरु, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी बना, हैदराबाद को बनाते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अब दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके समझ आ चुके हैं, चेन्नई, अमरावती, बेंगलुरु, हैदराबाद। आपको बताना है कि कर्नाटक की राजधानी इन चारों में से कौन है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वह कर्नाटक स्टेट पर रिलेटेड आएगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे जेपीएससी और जेएसएससी की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, और स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा तो कराई जा रही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह मारना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये आप सर्च करिएगा प्ले स्टोर में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स S4G, या डायरेक्ट स्टडी फॉर गोल्स ये सर्च करिए, आपको S4G स्टडी फॉर गोल्स के नाम से ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे जेपीएससी जैसे के लिए बहुत सारी खाकी वर्दी का एक जुनून, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। तो ये सब कोर्सेज, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब, अब जो भी आपको समझ आता है एक बार ऐप विजिट करिए, और उसको परचेज करके ऐप के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका जवाब दीजिए। और इस वीडियो को आपको शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।